हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस चैनल में आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत जनन, संचरण एवं वितरण का एक रेखीय आरेख यानी सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये जो गोल गोल है ये होता है बिजली घर, यहाँ से हमारी जो लाइट है जनरेशन होती है, पावर। ठीक है, यहाँ पर एसी जनरेटर लगा होता है और अल्टरनेटर जो टरबाइन घूमता है उसके साथ में लगा होता है एसी जनरेटर। ठीक है, फिर वहाँ से 11 kV की लाइट पावर जनरेशन होती है। उसके बाद प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन हम लगा देते हैं जो 11 kV को 400 kV में बदल देता है। ठीक है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हो। उसके बाद यहीं पर बस वाल लगा होता है। फिर दूसरे स्टेप पर ये हम लाइन बना देते हैं 400 kV स्टेप डाउन, केवल स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं जो कि वो 400 kV को 33 kV में कन्वर्ट कर देता है लाइट को। ठीक है, उसके बाद लगा होता है तुम्हारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो 33 kV को बदलता है 11 kV में। ठीक है, 11 kV को बदलता है 415 में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। केवल इनमें सभी में जो लगा होता है केवल एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो पावर को अप करता है। ठीक है, जो 400 kV तक पहुंचाता है ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इस तरह लाइट जो पहुंचती है वो कंज्यूमर तक पहुंचती है। ठीक है, देखिए 11 kV जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन में आती है पावर, और 11 kV से ऊपर वो ट्रांसमिशन में चली जाती है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर 33 kV और 400 kV दोनों दी हुई हैं। अब 11 kV इसलिए क्योंकि ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब स्टेशन में आती है, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जो भारत में फ्रीक्वेंसी जो होती है मानक आवृत्ति वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, 3% से अधिक अपगामी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 6.6 kV यह व्यक्तिगत बिजली घरों की जनन वोल्टता है। स्वयं कारखाना, मिलों, उद्योगों आदि के प्रचालन के लिए उत्पादन किया जाता है। 11 kV जो 11 kV होती है ना वो भारत में उत्पादित की जाती है, उत्पादन होता है जहाँ से बिजली बनती है, जहाँ केंद्र होता है। और 33 kV जैसे रूस, अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि प्रगतिशील देशों में पावर हाउस की जनन वोल्टता है 33 kV रेट होती है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ, एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लाभ कौन कौन से हैं? एक तो निम्न धारा, लो करंट क्यों होता है? क्योंकि एक तो कांस्टेंट शक्ति संचरण होता है, इसलिए एक स्थिर शक्ति गुणांक की स्थिति में उच्च वोल्टता की संचरण लाइन में धारा का मान निम्न होता है। अब ये कैसे हम आगे देखते हैं। चलो, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए, इसलिए होता है कि P = VI cos phi। यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे, जो V cos phi है वो P के नीचे चला जाएगा। ठीक है, V cos phi। P जो होता है ना पावर होती है ट्रांसमिशन लाइन की, किलोवाट या मेगावाट। ओके, V स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन वोल्टेज इन किलोवोल्ट एंड वोल्ट। I स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन लाइन करंट इन एम्पियर। cos phi पावर फैक्टर होता है, ये सभी को पता होगा। I प्रोपोर्शनल 1/V एट कांस्टेंट P एंड V। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि P एंड cos phi कांस्टेंट वैल्यू है तो आपका वहाँ पर इस स्थिति में लो करंट होगा। ठीक है, V की वैल्यू हाई होगी तो देन I की वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, ये दे रखा वोल्टेज एवं करंट एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, लो वोल्टेज ड्रॉप,
लो वोल्टेज ड्रॉप कब होता है? हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर करंट का मान निम्न होने के कारण संचरण लाइन वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, यानी करंट का मान यदि कम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, लो पावर लॉस। अगर करंट का मान कम है तो I²R लॉसेस कम हो जाते हैं। ओके। नंबर 4, सेविंग ऑफ कंडक्टर मटेरियल, यानी चालक पदार्थ की बचत कैसे होती है? किसी कंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी के अनुसार, यानी चालकता के अनुसार प्रत्येक चालक की धारा घनत्व करंट डेंसिटी की सीमा निश्चित होती है ना यानी कम होती है, या फिर तार पतला होता है। इसी कारण निम्न धारा का ट्रांसमिशन लाइनों में अपेक्षाकृत पतले तार होंगे ना, जिससे चालक पदार्थों की बचत होती है। P = VI cos π, I = D होता है, A = πD²/4 आता है। ये सब सूत्र आप याद कर सकते हैं। D² 4A/π, यानी पाई नीचे आ जाएगा, 4A की गुणा हो जाएगी। ठीक है, 4A/π। जो A है, A की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, ये A = I/D। ठीक है, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अर्थात चालक के व्यास का वर्ग, ठीक है, यानी D² का वर्ग वोल्टेज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? ये V के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जिसके कारण हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर कंडक्टर के व्यास में कमी आती है। ठीक है, जिससे चालक पदार्थ की बचत होती है और लाइन की इकोनॉमिकल कॉस्ट अर्थात मितव्ययी लागत कम होती है। नंबर 5, हाई ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर लो पावर लॉसेस I²R, ये आप सूत्र या ध्यान रखें, I²R लॉसेस होने के कारण संचरण लाइन की विद्युत शक्ति संचरण दक्षता बढ़ जाती है। या यदि I²R लॉसेस कम होगा तो संचरण ट्रांसमिशन लाइन की विद्युत शक्ति बढ़ जाएगी। इफिशियंसी N = PR/PR + Ploss × 100। ठीक है, और कोष्टक 1 - Ploss/PS कोष्टक × 100। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं, जहाँ PR रिसीविंग एंड पावर, यानी R से रिसीविंग एंड पावर, PS से सेंडिंग एंड पावर, S से सेंडिंग हो गया, एंड लगा देना, P से पावर। ओके। ईटा, इसको ईटा बोलते हैं। ईटा = इफिशियंसी दक्षता, P लॉसेस और ट्रांसमिशन लाइन, लॉसेस P ट्रांसमिशन लाइन। बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर लो वोल्टेज ड्रॉप के कारण संचरण लाइन की वोल्टता नियमन से नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, यानी अगर IZ के कारण IZ कम है वोल्टेज ड्रॉप, तो उसकी क्या बेटर वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाती है। ये प्रतिशत R = IZ, ये वोल्टेज ड्रॉप होता है, VR × 100। IZ वोल्टेज ड्रॉप, VR रिसीविंग एंड पावर, ठीक है, R वोल्टेज नियमन, Z संचरण लाइन प्रतिबाधा, लाइन इम्पीडेंस बोलते हैं, इसे Z से व्यक्त करते हैं। 7वां पॉइंट है अन्य पदार्थों की बचत, सेविंग ऑफ अदर मटेरियल। संचरण लाइन की HV यानी HV हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर पतले तार के कारण लाइन चालक का भार भी कम होता है। ठीक है, और इंसुलेटर, क्रॉस आर्म, सपोर्ट, फाउंडेशन आदि में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों की बचत होती है। ठीक है, जितना पतला तार होगा इतनी इनकी आवश्यकता कम पड़ेगी। इस प्रकार हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर लो करंट के कारण यह पूर्ण रूप से मितव्ययी साबित होती है। ठीक है, अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे उच्च वोल्टता दृष्ट धारा शक्ति संचरण, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन, HVDC। ओके, कल इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है।